नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में हम लोग में। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा ये चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे इस तरह के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मेरा आज का जो विषय है वो ये है कि हाल ही में जो कांग्रेस बीजेपी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कैबिनेट कमेटी की मीटिंग के बाद अश्विनी वैष्णव ने घोषित किया था कि कास्ट सेंसस होगा, जो अगला सेंसस होगा उसमें कास्ट सेंसस होगा, यानी उसमें हर आदमी की जाति मानी जाएगी। इसमें एक तरह से जैसे सब लोगों का कहना है कि उन्होंने जो विपक्ष है उससे उनका एक बहुत बड़ा हथियार छीन लिया। राहुल गांधी जो हर बार कास्ट की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं किसी भी, चाहे पत्रकार समिति में हो, चाहे खेल खिलाड़ी हो, चाहे हलवा बट रहा हो, इन सब में वो कास्ट की बात करते थे। तो फिर बीजेपी ने एक तरह से उनको एक बैकफुट पे ला दिया गया। लेकिन यहाँ पे काफी लोग कांग्रेस ये क्लेम कर रही है कि ये उनका है, और राहुल गांधी का भड़बोलापन ये देखिए कि वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि कैसे उसका प्रोसीजर होगा। उनके दो मॉडल है, तेलंगाना मॉडल और एक शायद कर्नाटका मॉडल। तो हम आपको वो मॉडल में हम आपको टेक्निकल असिस्टेंस या दे सकते हैं। अ, गजब बात है, गजब कॉन्फिडेंस इस आदमी का, या फिर ये कहे कि गजब अहंकार है इस आदमी का। तो इसमें मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं केवल आपको राहुल गांधी का स्टेटमेंट सुनाऊंगा, और उसके बाद जो उसका प्रत्युत्तर धर्मेंद्र प्रधान ने दिया है वो दिखाऊंगा। तो देखिए और आप अपने आप सोचिए कि क्या होने वाला है। दोनों में काफी वाक युद्ध चल रहा है, बीजेपी और कांग्रेस में। हालांकि बीच बीच में अनुराग भदौरिया जैसे आदमी कह रहे हैं कि हमारे नेता की बात भी प्रधानमंत्री ने मान ली, यानी कि हम सही कहते हैं। और इस तरह के काफी कुछ बड़बोलेपन चल रहे हैं, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, इसे आप सुनिए। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे, और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा, और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए, और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिजाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिजाइन करेंगे, क्योंकि डिजाइन बहुत जरूरी है। क्योंकि 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिजाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिजाइन है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विजन है, एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। कास्ट सेंसस से एक प्रकार से पता लगेगा, बट कास्ट सेंसस से आगे जाना है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में इनकी कहां कहां पार्टिसिपेशन है, पावर स्ट्रक्चर जो है उधर कितनी पार्टिसिपेशन है, ये नेक्स्ट स्टेप है। और हम चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में कास्ट सेंसस जाए। हमने एक और चीज कही थी, कांग्रेस पार्टी ने रेज की थी, मैनिफेस्टो में भी था, आर्टिकल 15(5). आर्टिकल 15(5) इज रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये कानून है, ऑलरेडी कानून है, और हम चाहते हैं एकदम इस कानून को
एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार इंप्लीमेंट करना शुरू करे। मित्रों, कल जब ये निर्णय हुआ, कुछ लोग बुखलाए गए हैं। कहते हैं सरकार उनकी है, सिस्टम हमारी है। मैं जब बात आ ही गई तो थोड़ा पूरी बात खुल के चर्चा करनी ही चाहिए। देश उसको, उस सच्चाई को जाननी ही चाहिए। 51 में सरकार किसकी थी, सिस्टम किसकी थी? 31 में 1931 में आखिरी जातिगत जनगणना हुई थी। 41 में देश आजाद नहीं हुआ था, उस हुकूमत ने उसको नहीं किया। लेकिन 51 में सिस्टम और सरकार किसके हाथ में थी? स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कि मत यह जग जाहिर था। अगर बाबा साहेब और बापू ना होते, सामाजिक संवेदनता का कोई विषय नहीं होता उनकी मन में, संविधान सभा की परामर्श नहीं होता, तब देश में आज आरक्षण नहीं होता। क्यों? पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी जातिगत आरक्षण के कट्टर विरोधी थे। ये विरोध केवल बयानों में सीमित नहीं था। उन्होंने उन दिनों में राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिख के कहा था, गुणवत्ता घट जाएगी अगर जाति आधारित अवसर मिलेगा। सिस्टम किसके हाथ में था? काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट को लंबे समय तक या बिल्कुल सामने नहीं ले आने का निर्णय किसने किया था? तब भी जो फास्ट फैमिली आज घमंड से भरा हुआ अहंकार की बात कहता है, उन्हीं के हाथ में सिस्टम था। उनकी दादी तब की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के हाथ में कमान थी। जनता पार्टी सरकार ने 77 में मंडल कमीशन बिठाई, फिर एक बार सामाजिक न्याय को पटरी पर लाने के लिए। तब भी जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व रूप की हिस्सेदारी जनता पार्टी में था। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी तब भी उस सरकार के हिस्सा थे। उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को 10 साल तक काल कोठरी में बंद रखने का काम किसने किया? सिस्टम किसके हाथ में था? सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की थी। जब बीपी सिंह जी के नेतृत्व की सरकार मंडल कमीशन को लागू किया, तब भी भारतीय जनता पार्टी उस सरकार की समर्थक रही। हमारी समर्थन से सरकार बनी थी, हमारी सुझाव से मंडल कमीशन लागू हुआ। और यह देश भूला नहीं है। मैं आप सभी को अनुरोध करूंगा, आप सभी के आर्काइव्स में जाके एक बार देख ले। उस समय की प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की, पूर्व प्रधानमंत्री नेता प्रतिपक्ष श्री राजीव गांधी जी की क्या बयान था। लंबे समय पानी पी पी के उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ भाषण दिए हैं। सिस्टम किसके हाथ में था तब? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सामान्य वंचित परिवार से, पिछड़े परिवार से आते हैं। कांग्रेस पार्टी की ऊपर से नीचे तक इतनी कुंठा है उनके नेतृत्व के प्रति, यानी देश की जनता ने उनको 3 बार जिताने के उपरांत, आशीर्वाद करने के उपरांत क्या शब्द लगाया जाता है? ये पाखंड और घमंड की ही परिचय है। और उनके साथ उनकी हां में हां मिलाने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि हमने भी सोचा था, हमने पानी पिलाएंगे आगे भी। जिनकी सामाजिक न्याय अपने परिवार न्याय तक सीमित है, उनसे और हम क्या अपेक्षा करेंगे? मित्रों, कांग्रेस पार्टी सदैव देश की वंचित वर्ग, देश की आदिवासी, देश की दलित, देश की पिछड़ों के खिलाफ